नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। उस टॉपिक का नाम है 7 निश्चय पार्ट 3। अगर आपसे कोई यह पूछता है कि 2030 में बिहार कहाँ होगा, विकास के किस दौर से गुजरा होगा, क्या बिहार के हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र लगे होंगे, क्या बिहार में हायर एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर्स होंगे, इस तरीके का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो अगर इसको जवाब आपको जानना है तो इसका जवाब आप कहाँ से जान सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट उपाय है वह है जो भी गवर्नमेंट होता है उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसके विजन डॉक्यूमेंट्स को देखने का। तो यही एक जो आपका टॉपिक है 7 निश्चय पार्ट 3, या बिहार का जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है उसके विजन डॉक्यूमेंट्स है, यानी 2025 से 30 तक क्या कार्य की रूपरेखा होने वाले, विकास के कौन कौन से नए आयाम जो है गढ़े जाने हैं, उसका आपको सारा आपका रिफ्लेक्शन 7 निश्चय पार्ट 3 में देखने को मिला। इसमें मेनली जो फोकस है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी पर किया गया है, जिसमें कि जॉब है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उसमें देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने का, हेल्थ और एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो उसकी बात की गई है। मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, एनर्जी सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, उसकी बात की गई है। सोशल हार्मोनी प्लस गवर्नेंस की बात की गई है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है हो, प्लस ईज ऑफ लिविंग भी हो। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 3 की, इसका मतलब है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी रहा था। तो 7 निश्चय पार्ट 1 जो है आपका 2015 से लेकर 2020 तक रहा। इसमें जो बेसिक कम्युनिटीज हैं जैसे कि शौचालय है, घर है, रोड है, इन चीज़ों पर फोकस किया गया। तो बेसिक कम्युनिटीज का सक्सेसफुल एक्सक्यूशन कराया गया। अब जो कुछ कमियां रह गई थी, यानी इन्हीं को कंटिन्यू किया गया आपका 7 निश्चय पार्ट 2 में। ऐसे सर्टेन घर जहां पर कुछ छूट गए उनको कवर किया गया, प्लस उसको नाम दिया गया जस्टिस विथ जो है डेवलपमेंट, यानी उन चीज़ों को पूरा किया गया। अब ये जो फाउंडेशन बना 2015 से लेकर 2025 तक, उस फाउंडेशन के आधार पर यह कहा जाता है कि बिहार जो है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रेडी है। आपको पता है कि अगर उद्योग लगाना है तो एक सर्टेन जो है मिनिमम जो आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का हो, लैंड अवेलेबिलिटी हो, स्किल्ड लेबर हो। तो ये अब कहा जा रहा है कि बिहार अब रेडी है, और ये जो फाउंडेशन बना है इसका यूज करते हुए 7 निश्चय 3 में बिहार जो है उस गोल को पूरा करेगा जहां बिहार भी देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो यहां पर आपको बात कर सकते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 3 का फोकस जो है बिहार को डेवलपिंग स्टेट से निकाल जंप लगा के डेवलप्ड स्टेट तक है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके द्वारा यह विजन रखा गया कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो होगा उद्योग का, अब प्लस एम्प्लॉयमेंट का। अब हम लोग जो फर्स्ट जो पिलर है उसका नाम कहा गया है दोगुना रोजगार दोगुना आय, यानी एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस है प्लस लोगों की आय बढ़ाने पर भी फोकस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोजगार का। इसमें एक स्कीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसमें 10,000 रुपये का अलाउंसेज जो है ऐसे महिलाएं जिनको कि अभी तक नहीं मिल सका उनको दिए जाने का है। ठीक है, ये ऐसे महिलाओं को मिलता है जो जीविका से जुड़ी हुई होते हैं, यानी जीविका ग्रुप से जो जुड़ी है उनको 10,000 रुपया जो है आप कह सकते हैं उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है। और अगर उन्होंने 10,000 रुपये जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला है, उन्हें एडिशनल जो है 2 लाख रुपये का असिस्टेंस जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया जाएगा। इससे देखिए 2 तरीके का फायदा होता है। आपको एक फायदा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट, और आपको पता है कि कोई भी इकोनॉमी तब तक ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक कि वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन जो है महिलाओं का नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, प्लस जो है आपका ये जो आप कह सकते हैं उद्योग लगाने का है वो भी आपका ग्रोथ होगा, यानी दोनों चीज कवर हो रहा। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। अब इसमें एक और चीज ऐड किया गया है कि जो कास्ट सेंसस में जो जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उसमें 94 लाख जो परिवार है उनको पुअर के रूप में चिन्हित किया था, गरीब के रूप में। तो उन फैमिलीज में से जिनका कवरेज अगर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हो गया तब तो ठीक है, जिनका नहीं होगा उनके लिए अलग से स्कीम बना के उनको भी कवर किया जाना है, यानी ये जो 94 लाख फैमिली जो है उनको भी कवर किया जाना है। साथ ही आपको पता है कि सिर्फ कैपिटल देने से
चीज़ें नहीं सही होगी, तो इसलिए स्किल भी ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा ताकि वो इफिशियंसी जो रहे वर्क का वो बेहतर रहे, प्लस जो प्रोडक्ट जो रहे वो बेहतर रहे। आपको पता है कि बहुत सारे उद्योग इस कारण से ठप हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल नहीं हो पाता। तो स्पेशली क्योंकि ये रूरल एरिया में जो ग्रुप्स होंगे उनके द्वारा बनाया जाएगा, इसलिए हो सकता है कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाया जाता है उसके जो प्राइस को मैच नहीं कर पाए। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है आप कह सकते हैं रूरल हार्ट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ताकि दो तरीके का फायदा होगा। अगर हर पंचायत में एक मार्ट है तो जो लोकल्स लोग होंगे वो वहीं पर परचेज भी कर देंगे, सामान भी मिल जाएगा, और जो भी जिस भी तरीके का रोजगार ये होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इस तरीके का रोजगार ज़्यादा डेवलप होने के लिए मिलेगा, स्पेशली महिलाओं में। चाहे वो पिकल्स बना सकती हैं, मैट बना सकती है, पापड़ बना सकते हैं, लोकल जो स्नैक्स है बना सकती है। तो इस तरीके का अगर कोई भी चीज़ डेवलप होता तो आसानी से उनको मार्केट मिल जाएगा, तो मार्केट मिल जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर वो कर पाएंगी। तो ये फर्स्ट जो है क्राइटेरिया हुआ। सेकेंड जो क्राइटेरिया रखा गया है वो उसमें है कि पर व्यक्ति जो औसत आय है उसको दुगना करने का भी लक्ष्य है 2030 तक। तो सबसे पहले समझना होगा कि एवरेज आय कहते किसको है, एवरेज इनकम, यानी राज्य का अगर टोटल इनकम अगर देख लिया जाए, अगर उसमें टोटल पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो वही औसत इनकम हुआ। तो यानी अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा कि टोटल इनकम को इंक्रीज करना होगा। टोटल इनकम को इंक्रीज करने के लिए, इनकम किसको कहते हैं कि कोई भी अगर बिहार का कोई भी जो रेसिडेंट है उसके द्वारा जो अर्न किया गया, या जो बिजनेसेस जो बिहार में स्थापित है उनके द्वारा जो अर्न किया गया, यानी दोनों चीज को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जो न्यूमरेटर में है तभी जाके जो हमारा एवरेज इनकम है बढ़ेगा। इसलिए सरकार का फोकस है कि बिजनेस गतिविधियों को प्रमोशन करना है, प्लस लोगों का भी जो इनकम है वो बढ़ाना है। ये टोटल जो है आपका ये इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हो सकेगा, ठीक है। बिजनेस के लिए एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करके होगा। इसीलिए इस 7 निश्चय 3 में बहुत प्रमुखता से जो है इन चीजों को ख्याल रखा गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, बिहार को अगर इंडस्ट्री में जो है रिवोल्यूशन करना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अगर लाना है, तो उसमें सबसे अधिक आपको पता है कि अगर किसी को बिजनेस करना तो 4 तरीके का चीज़ है। सबसे पहले पूंजी चाहिए जिसे कि कैपिटल कहते हैं, लैंड चाहिए क्योंकि उसी पर आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा, फैक्ट्री है, इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो अगर कैपिटल की बात करें तो सबसे जो जरूरत है बिहार में, आपको पता है कि कैपिटल की कमी है। इसलिए सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है कि आने वाले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है आपका बिहार में हो। तो पहला ये लक्ष्य रखा गया। साथ ही रखा गया कि जो पुराना लास्ट जो 50 लाख को रोजगार दिया गया था उसको बढ़ा के इस बार अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है दिया जाना है। तो अगर इसको ये अचीव किया जाना है तो किया कैसे जाएगा? जब तक इसका आप मॉनिटरिंग जो है हायर लेवल से नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है इन चीज़ों को आपको करने के लिए हाई लेवल का कमिटी जो है उसको बनाया जा रहा है। 3 कमिटी जो है हाई लेवल कमिटी बनेगा, जो बिहार में चीफ सेक्रेटरी होते हैं। सबसे हाईएस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। तो राज्य के जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में 3 हाई लेवल कमिटी बनेगा। उसमें से सबसे पहला जो कमिटी का लक्ष्य है उस तरीके का पॉलिसी बनाना, या उस तरीके का आप कह सकते हैं कि स्कीम डेवलप करना, ताकि बिहार को जो ईस्ट का यानी पूरब के राज्यों का जो है टेक हब के रूप में डेवलप। आपको पता है कि बिहार में बड़े संख्या में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसमें लैंड की भी आपको आवश्यकता कम पड़ती है। तो ऐसे में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बिहार को टेक हब के रूप में विकसित किया जाए। तो इसके लिए एक कमेटी है। दूसरा जो कमेटी है, बिहार को वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड साइट के रूप में जो है विकसित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत होगा उसका जो है हाई लेवल कमेटी के द्वारा उसके बारे में रूपरेखा बनाया जाएगा। तीसरा है कि इंटरप्रेन्योरशिप हब के रूप में डेवलप करना। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप किया जाए। यानी बिहार में बहुत सारे, आपको पता है कि बिहार के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत लोग बाहर में बिजनेस करते हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए। यानी बिहार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वापस आए, जो यंग टैलेंट है जो बाहर में है उनको वापस लाए। उससे संबंधित जो है पॉलिसीज
इंसेंटिव जो होगा वो भी निर्णय जो है हाई लेवल कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फोकस है, ताकि एनर्जी भी, अब जो आपका यूथ एनर्जी है वो भी इसमें आके शामिल हो, प्लस जो कैपिटल मिल जाए, तो ये इन चीज़ों का है। प्लस आपको बिजनेस के लिए जैसा बताया कि दो चीज़ का बहुत अधिक जरूरत पड़ता है, लैंड का प्लस जो है पॉलिसी का, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में अगर बात करें तो सबसे जो मेजर है वो लैंड का कमी होता है। इसके लिए जो है बिहार में हर जिले में जो है आपका लैंड बैंक के रूप में जमीन जो है चिन्हित किया जा रहा है। लैंड बैंक किस तरीके से काम करेगा, अगर जो इन्वेस्टर्स आए उनको लैंड बहुत आसानी से गवर्नमेंट दे, ये सरकार का फोकस है, ताकि बिहार में जो गवर्नमेंट लैंड है उन कह सकते हैं कम है, ऐसे में जमीन जो है अधिग्रहण करना पड़ता है। और एक जो है लैंड अधिग्रहण में जमीन को सरकार के द्वारा जो एक्वायर किया जाता है उसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, तो जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं इन्वेस्टर कम इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए सरकार सस्ते दाम पे या फ्री में जो है इन्वेस्टर्स को लैंड प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसके बारे में जो है सरकार का फोकस है। और हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, ये जो है इसके दिशा में 7 निश्चय जो वो है वो बात करता है। प्लस करता है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट का प्लस एक लीजेसी रहा है शुगर मिल्स का। बहुत सारे शुगर मिल जो बिहार में बंद हो गए उनको रिवाइव किया जाने का इसमें प्रावधान किया गया। प्लस जो है नए जो शुगर मिल्स है उनके भी ओपन किए जाने की बात कही गई है। ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। दूसरा होता है पॉलिसी पार्ट। पॉलिसी पार्ट में क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फाइल जो है हर लेयर पर उनको जो है किसी भी तरीके का या तो करप्शन है या रेड टेपिज्म को वो शिकार नहीं हो। और एक जगह पर उनके द्वारा अगर किसी भी तरीके का लाइसेंस के लिए आप कह सकते आवेदन दिया जाता है तो उनको बहुत आसानी से मिल जाए। इसके बारे में ईज ऑफ डूइंग जो है अपनाया जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस और अलग तरीके के जो भी स्टेप्स होंगे जो अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन की भी बात जो है किए गए, ताकि जो भी प्रोडक्शन यहाँ हो वो बाहर एक्सपोर्ट हो, तभी जाके जो है बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। अब इसमें एक और चीज जो है फोकस किया गया है, बिहार में आपको पता है कि 90% जो आपका रूरल पॉपुलेशन है, प्लस लगभग 75% लोग जो है कृषि पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक नाम दिया गया 7 निश्चय का जो डॉक्यूमेंट्स, उसमें कृषि में प्रगति प्रवेश की समृद्धि, तो ये टॉपिक नाम दिया गया। अब इसमें क्या क्या चीज किया जा रहा है, सबसे पहला तो है कि जो एग्रीकल्चर रोड मैप है 4th जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आपको पता है 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप मतलब 3 पहले एग्रीकल्चर रोड मैप आ चुका है। फर्स्ट जो रोड मैप आया था वो 2008 से लेकर 2012 तक आया था। सेकेंड जो है 2012 से लेकर 2017 तक। थर्ड जो है 2017 से लेकर 2023 तक। वर्तमान में 2024 से लेकर अभी तक जो है आपका 4th जो एग्रीकल्चर रोड मैप है वो इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें बहुत तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं कि किस प्रकार से अच्छे से उनको बीज मिले किसान को, किस तरीके से मैकेनाइजेशन बढ़े, किस तरीके से बेहतर पेस्टिसाइड का यूज हो, किस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी बढ़े, तो इन चीज़ों के मार्केटिंग किस तरीके से अच्छा से हो। तो इन जो एक 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में जो प्रोविजंस किए गए उनको अच्छे से लागू करना इसका पार्ट है। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, जो इंटरेस्टेड हैं जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक फोकस किया गया है 7 निश्चय 3 में। आपको पता है कि लास्ट यूनियन बजट में जो है प्रावधान किया गया था जो है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, ठीक है, ताकि बिहार में क्या है कि 85% जो मखाना है वो प्रोडक्शन बिहार में होता है। तो इतना प्रोडक्शन होता है लेकिन प्रोसेसिंग अभी भी बाहर होता है। तो अभी सरकार का फोकस है कि जो प्रोडक्शन होता है उसको और इंक्रीज करने का, प्लस जो है जो प्रोसेसिंग है वो भी बिहार में हो। तो इस सेक्टर में ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की बात की गई है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास से काम नहीं चलेगा, इसीलिए सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं कि डेयरी एंड जो फिशरीज सेक्टर है उसको भी प्राथमिकता से 7 निश्चय पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया। जो डेयरी सेक्टर है उसमें देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा, किसानों को उचित आप कह सकते हैं जो फेयर प्राइस है वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं रहती है। वो शहर तक ट्रांसपोर्ट अगर एक किसान लेके जाएगा तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण बार्गेनिंग पावर कम है।
अब इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि दूध उत्पादन अच्छा होने के बावजूद भी किसानों का इनकम नहीं बढ़ रहा, इसीलिए इसमें ये निर्णय लिया गया है 7 निश्चय में कि हर गांव में मिल्क प्रोडक्शन कमेटी होगा। ये समिति जो है एक जगह दूध को जमा करेगा और बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट, बार्गेनिंग सब किया जा सकता है, क्योंकि पता है कि मिल्क का मल्टीपल जगह यूज है, चाहे वो पनीर हो, दूध, दही है या वेरियस जो स्वीट्स है। तो रिक्वायरमेंट भी बहुत अधिक है, स्पेशली शहरों में बहुत रिक्वायरमेंट है या रूरल में भी इम्प्लीमेंट, तो लेकिन वो प्राइस नहीं मिल रहा। तो ये बेहतर हो जाएगा अगर जो है दुग्ध उत्पादन जो समिति है हर गांव में हो। तो ये 7 निश्चय 3 में है। प्लस इनके बिक्री के लिए भी हर पंचायत में जो है सुधा सेल रहेगा, ताकि अगर कोई कंज्यूमर्स हैं तो वो वहां पर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुधा सेल्स भी हर पंचायत में रहेगा। प्लस जो इरिगेशन जो है, आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, तो उनका से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने की बात की गई है। प्लस ताकि जो है हर खेत जो है एवरी फार्म तक जो है पानी जो है बहुत आसानी से पहुंच सके, उसके बारे में जो है आपका 7 निश्चय के में प्रोविजंस किए गए। नेक्स्ट है, आपको पता है कि ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया। उसका नाम दिया गया है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, ठीक है। अब उन्नत शिक्षा किस प्रकार से किया जाएगा, आपको पता है कि शुरुआत में पंचायत स्तर पर स्कूल्स ओपन कराए गए। अब क्या है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक मॉडल स्कूल रहेगा, ताकि यहाँ जो बहुत सारी अच्छे गुड प्रैक्टिसेस होंगे टीचिंग से संबंधित, तो वो दूसरे स्कूल भी जो है फॉलो करें, अधिक से अधिक प्रचार कराया जाएगा जो प्रैक्टिसेस यहाँ अडॉप्ट किया। उसी तरीके से एक जो डिग्री कॉलेज है हर ब्लॉक में रहेगा। इससे स्पेशली जो हायर एजुकेशन होता है उसमें वुमेन का आप कह सकते हैं इनरोलमेंट बढ़ेगा, जो फीमेल का कह सकते हैं पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो हर ब्लॉक में आपका डिग्री कॉलेज रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है डेवलप किया जाएगा। देखिए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किसी भी डिपार्टमेंट की जब बात करता है तो 2-3 फैक्टर्स जो है आपको ध्यान रखें, यानी कि वहां पर क्या होगा कि बेस्ट जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी या एक्सपर्ट वहां पर होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पर आपका फॉलो किया जाएगा। तो अगर मान के चले कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है जहां पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया टीचर वहां पे जो सबसे बेहतर प्रैक्टिसेस वहां पर किया जाए, तो वहां के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आउटकम बहुत अच्छे होंगे, जिनको कि एडवर्टाइज किया जाएगा और दूसरे जो स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वहां पर उन चीज़ों को आप कह सकते हैं, उनको भी आप कह सकते हैं एज ए रोल मॉडल वो काम करें। तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी जो एजुकेशन सेक्टर में आपका ये किया जाएगा, जो पुराने जो नामी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, ओल्ड इंस्टीट्यूशन, उनको अपग्रेड करके ये किया जाएगा, ठीक है। प्लस जो है एक एजुकेशन सिटी का भी जो है निर्माण किया जाएगा। देखिए, अभी बहुत सारे विदेश की जो यूनिवर्सिटी है या वो भी आके जो है अपने यूनिवर्सिटी इंडिया में खोल रहे हैं, तो बिहार भी इस मौके को नहीं मिस करना चाहेगा और चाहेगा कि चाहे वो नेशनल स्तर पर कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या फिर जो इंटरनेशनल स्तर की हो, वो यहाँ पर आए और अच्छे से जो है वो भी अपना कैंपस स्थापित करें। इसलिए बिहार सरकार ने एक फोकस लिया है कि एक एजुकेशन सिटी हो जहाँ आप कह सकते हैं कि पूरा एजुकेशन का माहौल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो सब वहाँ पर अवेलेबल रहे, ठीक है। प्लस जो है इन क्योंकि फोकस बहुत अधिक किया गया है, इसलिए ज़रूरत है इन चीज़ों को बेहतर पॉलिसी मेकिंग, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बनाने का। तो अभी जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक डेडिकेटेड आपका डिपार्टमेंट है। पहले शिक्षा विभाग ही सारी चीज़ों को देखता था, अब जो है एक हायर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों को देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन कैपिटल का दूसरा पार्ट, यानी कि हेल्थ सेक्टर। देखिए, इसमें नाम रखा गया है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, ठीक है। अब इसके तहत है क्या कि जो ब्लॉक स्तर पर पहले जो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता था उसको अपग्रेड करके स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। प्लस जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल है उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आपको जानना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क हो जाएगा। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अगर बात कीजिएगा तो वहाँ पर आपको अगर मेडिसिन लेना है, सर्दी है, बुखार है, फीवर है तो मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सर्जरी यानी किसी को घाव है, फीवर, आपका वुंड है, नॉर्मल वुंड है, कट है, तो नॉर्मल सर्जरी भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को प्रेगनेंसी का इशू है तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाएगा। तो इतने इस तरीके की सुविधाएं आपको जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन मान के चले किसी को
हार्ट में किसी तरीके का दिक्कत हुआ, तो उस तरीके का आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नहीं हो पाएगा, या किसी को रोड एक्सीडेंट में सीवियर इंजरी हो, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसको बताए, यानी सर्टेन जो डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशलाइज होना आपका। जैसे मान के चले एक ब्लॉक में ऑर्थोपेडिक्स का हो गया, यानी हड्डी से हो गया, दूसरे ब्लॉक में हो सकता है कि हार्ट से संबंधित जो है कार्डियोलॉजी हो गया। तो यानी अलग अलग ब्लॉक्स में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को किसी मेजर चीज के लिए जो है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट दूर होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाने से एडवांटेज होगा। लेकिन ब्लॉक्स में जो बनेंगे, एक ब्लॉक में एक स्पेशलिटी वाला, मान लें एक ब्लॉक में कहेंगे है कि कार्डियोलॉजी से है, तो यहाँ दूसरे तरीके के स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों को कहाँ कवर किया गया, इनको कवर किया गया डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिसको बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ आपका चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, आपका जो है मैटरनिटी से संबंधित हो, सारे के जो सर्जन्स और एक्सपर्ट्स आपको यहाँ मिल जाए। तो उस तरीके का जो है आपका डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि जो फोकस है वो एक कहा जाता है रेफरल सिंड्रोम, यानी रेफर कर दिया जाता है सरकारी स्कूल से कि यहाँ इलाज नहीं है, वो ना हो, सही में ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उनका इलाज हो, ये सरकार का फोकस है। तो ये प्लस इसमें एक बात और कहा गया, पॉलिसी भी शिफ्ट किया गया। बिहार में जो डॉक्टर्स की कमी है या चिकित्सा व्यवस्था, उसमें एक मेजर कारण कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं, वो निजी प्रैक्टिस करते हैं। तो सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में जो है ये निर्णय लिया है कि जो प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट, उनको बैन किया जाएगा। आपको पता होगा कि इसके लिए एक कमेटी का भी निर्माण सरकार के स्तर से किया गया है, वो अभी स्टडी कर रहा है कि किस तरीके से इंसेंटिवाइज जो है उनको डॉक्टर्स को किया जाए, और क्या क्या उनके लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर आवास और क्या क्या प्रोविजंस रखे जाएं ताकि इसको लागू कराया जाए। तो वो भी जो है कमेटी बन गई है, आपको न्यूज़पेपर में ये देखने को मिलेगा। इससे संबंधित जो है इंसेंटिव, रूरल एरिया में देखिए दिक्कत क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर जो है रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, हर कोई शहर में चाहता है, क्योंकि उनको निजी प्रैक्टिस में भी एडवांटेज होता है, प्लस उनका अपना जो पर्सनल लाइफ होता है वो भी बेहतर होता है, वो अपने फैमिली और अपने जो उनके चाइल्ड होते हैं उनके एजुकेशन से भी जो है वो बेहतर पाते हैं। तो वो रूरल पोस्टिंग नहीं चाहते, तो जो डॉक्टर्स रूरल पोस्टिंग में रहे उनके लिए क्या स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाना, उसका भी जो है प्रावधान किया जाएगा, ये 7 निश्चय 3 में है। उसी प्रकार से जो भी हमारे यहाँ भी अगर स्वास्थ्य को सुधारना है तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका हॉस्पिटल और प्लस जो है डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, आपका मेडिकल कॉलेज अधिक होना चाहिए, तो इसका अधिक फोकस है। सरकार का देखिए एक सीमा होता है, तो सरकार के द्वारा भी पता है कि हर जिला में लगभग जो है हॉस्पिटल्स या जो है आप मेडिकल कॉलेज ओपन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसमें निर्णय लिया कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी पीपीपी मॉडल पर जो है आपका पब्लिक प्राइवेटशिप मॉडल के आधार पर जो है और अधिक से अधिक हॉस्पिटल का निर्माण किए जाने का भी बात जो है आपका इसमें किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है उसका नाम दिया गया है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। ठीक है, तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर देखें शहरी क्षेत्रों का विकास का बात करता है, यानी शहरी क्षेत्रों का विकास में है कि एक तो फर्स्ट है कि न्यू डेवलप जो भी सिटी होंगे उनको प्लान किया जाए, एक प्लांट सिटी बनाया जाए। प्लांट सिटी और अनप्लांट सिटी में डिफरेंस का, अभी जो आप देखिएगा ज़्यादातर सिटी अनप्लांट है, यानी कोई अगर घर बनाते हैं तो जमीन लिए वहाँ पर घर बना लिए, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ बना ले, कोई प्लानिंग नहीं है कि रोड कहाँ से जाएगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है कैसे डेवलप होगा। प्लांट सिटी में पहले होगा कि रोड कहाँ पर होंगे, उसके जो पार्क्स होंगे उस एरिया से वो कहाँ पर होंगे, ड्रेनेज का किस तरीके से होगा, रोड किस तरीके से जाएगी, तो वो प्लांट सिटी होगा। तो अभी क्या है, सरकार ने 7 निश्चय 3 में कहा कि प्लांट सिटी के बारे में जो है डेवलप करने के बारे में है। प्लस जो शहरों में जो एफोर्डेबल हाउसिंग है, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिस प्रकार से लोगों को जो है जो उनको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग जो है प्रोवाइड कराएगा, तो इसका प्रोविजंस जो है शहरों में भी हो, शहर में भी किया जाएगा। तो ये जो है आपका फोकस इसमें है। ठीक है, प्लस एक और कहता है कि सुलभ संपर्कता का विस्तार, यानी कि कनेक्टिविटी जो है उसको, उसमें 2 स्कीम्स है, एक है 5 जो है न्यू एक्सप्रेसवे ओपन किए जाएंगे, प्लस जो आपका है जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो अभी पहले क्या हुआ कि
जो कच्ची सड़कें थी पक्की हुई, अब इसको क्या किया जाएगा, डबल लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सुलभ संपर्कता का विस्तार के तहत जो है किया गया। ठीक है, बेसिक जो एम्यूनिटीज है उसको भी बढ़ाया, जो आपका शहरी क्षेत्र है उसमें जो है आपका आप कह सकते हैं उसका एक्सटेंशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में। इसमें कहता है कि सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा पर फोकस है। ठीक है, तो अगर सब जो अभी बिजली मिल रहा है ये 24 घंटा मिलते रहे, जिस तरीके से उद्योग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, तो डिमांड बढ़ेगा, लोगों का समय के साथ जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो वो सस्टेन हो सके इसके लिए जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जाए, तो आपको आने वाले समय में जो है थर्मल पावर से संबंधित या अन्य तरीके का प्रोजेक्ट आपको अनाउंसमेंट होते हुए दिख सकते हैं। प्लस यह भी है कि सरकार को सस्टेन भी करना है, एनर्जी को सस्टेनेबल भी बनाना, इसके लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, वो भी प्रमोट करने का जरूरत है। ऐसे में 7 निश्चय 3 में यह आप कह सकते हैं निश्चय लिया गया कि जो भी हाउस होल्ड विलिंग रूप से यानी अपने से इच्छुक है अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए, तो उनको सरकार जो है या तो सब्सिडी देगा या इंसेंटिवाइज करेगा, तो इसके बारे में प्रोविजंस जो है किया गया। अब एक है आपका कि किस तरीके से जो है पर्यटन का विकास हो, और प्लस जो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी जो है अच्छा से मेंटेन किया जाए। तो एक लीजेसी क्या है, यानी जो लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी होना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग्स बन गए, जो भी रोड्स बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, पावर ग्रिड बन गए, वो मेंटेन भी रहे। ठीक है, प्लस इसमें एक और है कि जो 403 जो स्कीम्स है प्रगति यात्रा के तौर, प्रगति यात्रा आपको पता है कि हर साल जो है ऑन एन एवरेज जो है जो माननीय आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, वो सभी जिलों का दौरा करते हैं एक बार, एक मंथ में। ठीक है, साल में एक बार वो करते हैं। तो लास्ट जो दौरा हुआ था उसको प्रगति यात्रा में 403 जो स्कीम्स है उसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसको भी पूरा करना इसके अंदर में जो है आपका एक कह सकते हैं कि एक निश्चय है। अब है एक रखा गया है टूरिज्म सेक्टर से, टूरिज्म वाले का नाम है पर्यटन विकास समृद्ध बिहार। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि बिहार को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो है पर्यटन के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। आपको पता है बिहार बहुत सारे जो चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, बहुत सारे रिलीजियस जो है यहाँ पर आपका साइट है, प्लस बहुत कह सकते हैं कि धार्मिक से संबंधित जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मंदिर हैं, तो उनको देखते हुए बिहार यह कोशिश कर सकता है कि जो टूरिज्म का यह इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बने। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है आपका रूपरेखा तैयार किया जाएगा। इको टूरिज्म प्लस हिस्टोरिकल रिलीजियस सर्किट, इसको भी डेवलप किया जाएगा। आपको पता है कि जो है रोहतास कैमूर रीजन में आपको बहुत अधिक जो है आपको इको टूरिज्म से संबंधित सबसे लेक्स है, तो ये जो चीज़ें हैं उस तरीके का आप कह सकते हैं जो इकोलॉजिकल संबंधित है उनको जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, लेक्स हो सकता है, तो उन चीज़ों को जो है प्रमोशन किया जाएगा इको टूरिज्म के तहत। प्लस जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस जो सर्किट्स है उनको भी मजबूत किया जाएगा और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये 7 निश्चय पार्ट 3 में आपको है। ठीक है, कुछ इससे संबंधित स्कीम्स भी आपको देखने को बजट में मिलेगा, जो बजट वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। प्लस जो फिल्म प्रोडक्शन है, चाहे वो रीजनल फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, उसका शूटिंग यहाँ पर हो, उसके बारे में भी जो है रणनीति आपको 7 निश्चय पार्ट 3 में देखने को मिलेगा और अनाउंसमेंट देखने को। उसके बाद है आपका स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो दिया गया उसका नाम दिया गया युवा शक्ति खेल में प्रगति। ठीक है, इसमें कहता है कि पटना में एक वर्ल्ड क्लास जो है स्पोर्ट्स सिटी जो है बनाया जाए, जहां सभी खेलों से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, प्लस सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहे। सेक्टर ऑफ एक्सेलेंस आपको जो है पूर्व में डिफाइन किया, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर रहे, ट्रेनर वहां बेहतर रहे, तो इस तरीके का सभी जिला में स्पोर्ट्स से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मिले। प्लस सभी पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब हो, यानी खेल के बारे में लोगों का अवेयरनेस बढ़े, लोग फिट रहें, प्लस यहाँ तक ही नहीं वो अपने कैरियर के रूप में भी देखें। इसीलिए सरकार का फोकस है कि जो टैलेंटेड एथलीट होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब भी दिया जाएगा। ठीक है, सरकार यह भी रिकॉग्नाइज करता है कि अगर हमारे जो राज्य है वहाँ पर अगर इंटरनेशनल स्टेडियम रहे और वहाँ पर अगर जो राष्ट्रीय या इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उनको होस्ट करें, मेजबानी करें, तो उसका भी बेनिफिट हर तरीके से होगा। तो वो भी निर्णय 7 निश्चय पार्ट 3 में आपको पता है कि राजगीर में इंटरनेशनल जो है स्टेडियम का निर्माण हो भी गया है,
प्लस कुछ जो है इंटरनेशनल स्तर के वहाँ पर इवेंट किए भी जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सोशल इंक्लूजन भी एक जो है फेमस है 7 निश्चय पार्ट 3 में। इसमें हम लोग चर्चा किए कि 94 लाख जो आपका जो कास्ट सेंसस में जो पुअर के रूप में आइडेंटिफाई हुए थे उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और प्राथमिकता जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्किल है उसमें सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस विथ जो आपका है डेवलपमेंट उसका कंसेप्ट जो है कैरी करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गवर्नेंस एंड ईज ऑफ लिव, इसको बोलता है सबका समान जीवन आसान। तो इसमें क्या है कि जो अभी मॉडर्न युग है उसमें जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन को और सुलभ बनाना। एग्जाम्पल को में जैसे देखिए कि अगर पहले पेमेंट जो है किस तरीके से जो है कैश के माध्यम से होता है, अगर डीबीटी के माध्यम से होता है तो वो बहुत आसानी से उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो हर जो लाभ लेना है उसका किस तरीके से एप्लीकेशन लोग ऑनलाइन कर सके, कम से कम ऑफिस का विजिट करना पड़ सके, तो ताकि लोगों का जीवन आसान हो, ऑफिस के जो चक्कर कम से कम लगाने पड़े, इस तरीके। उसी तरीके से ईज ऑफ लिविंग, इसके तहत अभी आप देखिएगा कि एक स्कीम भी हुआ जिसमें सभी जो पदाधिकारी हैं वो मंडे और फ्राइडे को अनिवार्य रूप से वो ऑफिस में बैठेंगे। ठीक है, फील्ड विजिट में नहीं जाएंगे, मतलब अगर वो तभी जाएंगे जो भी जो शिकायत करता है या कोई आवेदन करता है उनसे मिल लेंगे तब जाएंगे, यानी लोगों का जो जीवन है आसान बनाना है। ठीक है, इस तरीके का स्कीम जो है 7 निश्चय पार्ट 3 में किया गया, ताकि जो गवर्नेंस हो वो ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो और लोगों का जीवन जो है वो आसान हो सके। ठीक है, प्लस जो है इसमें है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें जो स्कीम्स थे उसको पूरा करने का। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जो भी हम लोग प्लानिंग किए, ये जब तक आप कह सकते हैं कि ये तो रूपरेखा हुआ, विजन डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो इसका डिटेल्स गाइडलाइंस क्या, जैसे टूरिज्म को डेवलप करना है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में, उसी तरीके से 1 करोड़ लोगों को जॉब देना है, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका डिटेलिंग कहाँ से आएगा, या कोई लाभ दिया जाना है, ठीक है, तो कौन लाभार्थी होंगे, ये कहाँ से डिसाइड होगा। तो जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो गोल सेट करेगा, प्लस डिटेल्स जो आपका टारगेट्स है वो संबंधित जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके द्वारा दिया जाएगा। अब इसका आप कह सकते हैं बहुत सारे जो स्कीम्स होंगे उसमें एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से सहयोग का जरूरत होगा, तो यानी आप कह सकते हैं डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के बीच का जो सहयोग का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल जो सचिवालय है वहां से इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। प्लस रिव्यू भी रेगुलर आधार कह सकते हैं बेसिस पर हायर स्तर से कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर से किया जाएगा, ताकि जो एम रखा गया उसको सही में एक्सिक्यूट जो है किया जा सके, ताकि जो बिहार है वो आने वाले 5 साल में जो है डेवलप्ड स्टेट के कैटेगरी में शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग अभी तक यह देखे कि 2030 तक बिहार को क्या क्या करना है, पॉलिसी मेकर ने क्या क्या रणनीति बनाई है, आने वाले समय में न्यूज़पेपर में किससे संबंधित आपको स्कीम्स अधिक देखने को मिलेंगे, आने वाले 5 साल में इससे वेरियस प्रोजेक्ट, वेरियस स्कीम्स, वेरियस जो है आपको सलाह गाइडलाइंस देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भी एस्पायरेंट है उनके लिए। अब हम सेकंड जो आपका पार्ट है उसमें यह डिस्कस करने वाले हैं कि तीसरा फेज क्यों, पहले और दूसरे फेज और तीसरे फेज में क्या डिफरेंस है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर क्वेश्चंस के रूप में देखिए, ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो 2 फेज हुआ तब भी बिहार को जितना विकास होना चाहिए था, जितना उद्योग लगना चाहिए था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स है उसमें उतना आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज कहा जा रहा है कि यह जो पॉलिसी मेकिंग का जो विजन डॉक्यूमेंट्स है वह ऐसा नहीं कि पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसी का एक्सटेंशन है। डिफरेंस कहाँ पर है ये समझने का जरूरत है। जो पहला और जो सेकेंड था वहां पर फोकस था वेलफेयर आप कह सकते हैं वेलफेयर पर था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर था, प्लस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पर था। तो ये अब क्या है कि हम लोग अब क्वालिटी की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, जॉब्स की बात करेंगे। पहले रोड बने, अब रोड की गुणवत्ता की बात करेंगे। पहले शिक्षा लोगों तक पहुंचे, अब शिक्षा में इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंकेज है उसकी बात की जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, पहले हर घर बिजली पहुंचे, अब वो बिजली सोलर के माध्यम से भी पहुंचे ताकि सस्टेन हो सके। तो ये इस तरीके की बात अब जो है किया जाएगा।
ठीक है, तो ये जो है आपका पॉलिसी शिफ्टिंग है, वेलफेयर से आपका पॉलिसी शिफ्टिंग जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ से है, तो इसको बहुत आप अच्छे से यूज कर सकते हैं आंसर्स में। अगर हम लोग फर्स्ट फेज की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ह्यूमन डिग्निटी होता है, उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं उससे संबंधित आपको स्कीम देखने को मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए कि पहला में अगर हम लोग देखें घर घर में शौचालय, तो यानी इस तरीके का आपको स्कीम। उसी का सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि जो कुछ घर छूट गए थे उनको कवर किया गया। उसी तरीके से अगर आप पार्ट 2 में देखिएगा कि पहले एजुकेशन की बात पार्ट 1 में किया गया था, तो डिजिटल एजुकेशन के बाद पार्ट 2 में देखने को मिला। तो ये आप कह सकते हैं कि पहला पार्ट में जो 2015 से 20 में जो फाउंडेशन दिया गया, तो उसको आप कह सकते हैं 20 से 25 में उसको कंटिन्यू रखा गया, और 3 में जो है उसको और हम लोग प्रोग्रेशन करेंगे। तो ये जो है आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में विथ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में फोकस था सर्वाइवल इनपुट्स पे, सेकंड में उसको एक्सपेंड किया गया, थर्ड में जो है इनकम जनरेशन पे। अब एग्जाम्पल देखिए कि पहले में आपको टॉयलेट्स है या बिजली हर घर मिल जाए इस तरीके की बात है, सेकंड में जो घर छूट गए लेफ्ट आउट हो गए उस तरीके का, कोरोना के कोविड के समय में जब हॉस्पिटल्स में जो भी शॉर्ट कमिंग्स निकल के उसको इम्प्रूव किया गया, थर्ड में जॉब क्रिएशन स्किल की तरफ जो है फोकस है। यानी फोकस कैसे कैसे शिफ्ट हुआ, वेलफेयर से पहले वेलफेयर हो गया, जो सेकंड में कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, थर्ड में अब हम लोग शिफ्ट कर गए हैं प्रोडक्टिविटी की तरफ से। यानी पहले हम लोग जो इनपुट प्रोवाइड करते थे, अब हम लोगों का फोकस जो है आउटकम की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7/1 देखिएगा तो जो भी पॉलिसी या फंडिंग था रूरल हैवी था, यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर था, ग्रामीण सड़क, रूरल टॉयलेट्स, इसकी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड जो आप देखिएगा 7/2 में लगभग 100 से ऊपर जो है नगर पंचायत बनाए गए थे, प्लस उनसे संबंधित जो आप कह सकते हैं पैरामीटर्स है वो इंक्लूड किया गया था 7/2 में। 7/3 में बैलेंस किया गया, यहाँ पर आपको जो है स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, अर्बन जो सैनिटाइजेशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन, इस तरीके का चीज देखने को मिलेगा। यह अब रिकॉग्नाइज करते हुए कि जो सिटीज होते हैं वो जो है आपका ग्रोथ ऑफ इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका अर्बन जो सेंटर्स है उन पर भी फोकस जो है आपको किया गया है। अब देखिए एक एग्जांपल जैसे कि वाटर एंड रोड्स का देखिए, अगर फर्स्ट फेज में देखिएगा तो क्या हुआ था, ह्यूज अमाउंट में नंबर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे जो मड रोड से जो कच्ची सड़कें थे उनको मोटराइज करा के बनाया गया। उसी तरीके से पानी का कनेक्शन हर घर में हो इसकी बात किया गया, यानी कि फोकस अधिक क्वांटिटी पे था। उसी में सेकेंड वाले में क्या था, अपग्रेड किया गया, यानी जो जहाँ जिसके घर में नल नहीं पहुंचा या कनेक्शन नहीं हुआ उसको पूरा किया गया, जिसको आप कह सकते हैं कि शौचालय फर्स्ट फेज में नहीं मिला तो उसको सेकेंड फेज में दिया, यानी उसी को अपग्रेड किया। तीसरे फेज में आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी देखने को मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगा, यानी पानी तो पहुंच रहा है लेकिन क्या पानी में किसी प्रकार का इम्प्योरिटी है, तो ये सब क्वालिटी की बात होने लगा। यानी अगर आयरन है ज़्यादा है, आर्सेनिक ज़्यादा है, तो प्यूरीफायर तरीके से प्यूरिफाइड पानी मिले उसकी बात करता है, यानी कि क्वालिटी की बात अब होने लगा। उसी तरीके से अब इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसकी बात होने लगा। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें किस प्रकार से हम लोग पहले क्या था कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले पहुंचे, यानी फर्स्ट फेज में जो आपको पता है कि साइकिल से संबंधित जो योजना बहुत ही आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा, ताकि अधिक से अधिक जो लड़कियां हैं वो स्कूल तक पहुंच सके, यानी फिजिकल एक्सेसिबिलिटी। पहला था कि स्कूल तक पहुंचे, उनको यूनिफॉर्म मिले, उनको जो है कह सकते हैं बुक्स मिले, उस पर फोकस था। जब वो चीज़ें हो गई तब हुआ कि जो बदलते हुए समय के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन, जो आपको पता है बिहार में उन्नयन योजना के माध्यम से अब सभी स्कूल्स में जो है स्मार्ट क्लासेस लगभग जो है आप ये किया गया, तो फोकस किया गया ऑनलाइन क्लासेस पे, ई कंटेंट पे फोकस किया गया। अब क्या है कि थर्ड में फोकस किया जाएगा कि जो आप स्कूल्स में लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें और इंडस्ट्री का जो डिमांड है कोई उसमें गैप ना रहे, यानी उसके दिशा में अब बढ़ने की बात आपका किया गया। यानी हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वह डेमोग्राफिक डिसास्टर ना बने, इसके लिए जरूरी है कि उनके पास स्किल्स रहे। तो ये स्किल्स और एजुकेशन के माध्यम में दोनों कह सकते हैं इंटरलिंकेज का काम आपका 3 में किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हॉस्पिटल में देखें तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों का पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो बना। यहाँ इससे क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी शुरुआत में क्या था कि एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत था,
यानी बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होता था तब बच्चे या फिर माँ का जो है आप कह सकते हैं डेथ होता था, वो कम किया गया ताकि जो है उनका डिलीवरी जब से हॉस्पिटल, तो उस पर फोकस था फर्स्ट पे। सेकेंड वाले में जब आप कह सकते हैं कि जब कोविड का समय आया तो जो कुछ कमियां निकल के आए उसको जो है इम्प्रूव किया गया, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए, आईसीयू बेड हर जगह बढ़ाए गए हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए। तीसरे पार्ट में क्या है कि अब हम लोग जो स्टडी किए कि नए नए जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ट्रॉमा सेंटर आपका डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, टेलीमेडिसिन का यूज किया जाएगा। तो यानी कहने का मीनिंग है कि अब रेफरल सिंड्रोम से हम लोग मूव करते हुए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है हम लोगों का जो टर्शियरी कैपेसिटी है उसमें मूव करना है। उसी तरीके से रोजगार में अगर आप देखिएगा अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल का मैपिंग हो रहा है, यानी जो लोकल यूथ है उनका किस तरीके का स्किल है ताकि जो इंडस्ट्री लगे उसी हिसाब से लगे, तो वो मैपिंग कराया जा रहा है। एमएसएमई जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पर जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जो इंटरप्रेन्योरशिप है स्टार्टअप पॉलिसी के तहत भी वेरियस इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि इंप्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी बढ़े। यानी ऐसा नहीं था कि फर्स्ट और पार्ट 2 में इंप्लॉयमेंट पर फोकस नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि अब इंटेंशनल यानी कि पार्टिकुलरली फोकस होके कि नहीं रोजगार बढ़ाना है, तो वहां पर सपोज किया रोड बन रहा था फर्स्ट फेज में तो वहां भी इंप्लॉयमेंट मिला, ठीक है। और उसी तरीके से लेकिन अब फोकस है ये कि नहीं इंप्लॉयमेंट दिया जाना है, उसको लेके उस तरीके के सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। यानी अब ये जो आप कह सकते हैं पहले आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल आपको का शेयर ज़्यादा दिखेगा अब, लेकिन इंटेंशनली जो है जॉब दिया जाना, इंडस्ट्री को दिया जाना, ये आपको ज़्यादा दिखेगा। उसी तरीके से हम लोग 7/1 में देखें तो विजिबल आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, चाहे रोड हो बिजली हो। उसी तरीके से कवरेज आपका अधिक इंक्रीज हुआ पार्ट जो सेकंड पार्ट है। उसी तरीके से अभी आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट यानी आउटकम बेस्ड कि स्टूडेंट कितना जो स्कूल्स के कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने स्किल्ड हुए। उसी तरीके से गवर्नेंस में किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होगा रियल टाइम पर, यानी जो डिजिटल टूल्स का यूज करके जो भी स्कीम्स का मॉनिटरिंग किया जाएगा। अब ये तो ठीक है, अब है कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो ग्राउंड में जो आपका है और वो जो विजन्स और जो आपका उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं रह जाए, तो इसके लिए जो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा पूर्व पास्ट में देखा गया कि जो भी फंड्स होते हैं बहुत बार जो एलोकेट होते हैं वो आप कह सकते हैं यूज नहीं हो पाते थे। ये एक इशू जो है आपका देखा गया, बहुत बार जो फंड रिलीज होता है वो इतना लेट होता है कि वो यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो एक मेजर इशू देखा गया कि ब्लॉक स्तर पर जो टेक्निकल स्किल्स है यानी जो इंजीनियरिंग विंग्स है उससे संबंधित जो टीम है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स हो या उनकी जो टीम है उनकी संख्या कम है। उसके बाद अभी भी माइग्रेशन जो है एक इशू है कि जो भी सेमी स्किल्ड वर्कर है वो अभी भी दिल्ली मुंबई सूरत वहाँ जो है जा रहे हैं। उसी तरीके से आपका जो पूर्व में जो स्कीम्स बने वो आप कह सकते हैं वेल मेंटेन्ड नहीं है, वो एक इशू है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे विजिबल चेंजेस जो है टेंजेबल रिजल्ट, जैसे कि टॉयलेट हो गया, आपका रोड्स है, बिजली में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से यह भी इसका पॉजिटिव है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी है कि पहले पहले कैसे फाउंडेशन हमारा फिर कंटिन्यू किया गया, अभी उस पर नींव पर जो है प्रोग्रेस करना है। तो एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट भी आपको एक मेजर पॉजिटिविटी। निगेटिव में आपको देखने को मिलेगा इन क्या इतने के बावजूद जो अभी पार्टिसिपेशन है वो इंडस्ट्री का कम है और एजुकेशन और क्वालिटी पर भी जो है वेरियस जो एजेंसीज है उनके द्वारा क्वेश्चन मार्क किया जाता रहा है, ठीक है। अब इसका आप यूज कैसे कीजिएगा जो भी स्पेशली एग्जाम्स के लिए, तो आप ये जो कुछ सर्टेन जो फ्रेजेज है उसका आप यूज कर सकते हैं कि 7/3 जो है एक ट्रांजिशन जो है को दिखाता है कि वेलफेयर पॉलिटिक्स से कैसे जो है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि 7/1 अगर डिग्निटी दिया तो 7/2 कंटिन्यूटी, 7/3 जो है प्रोडक्टिविटी देगा। उसी तरीके से जो है आपका पहले एक्सपोर्ट हम लोग लेबर को एक्सपोर्ट करते थे, अब हम लोग लेबर को एम्पावर करेंगे राज्य के अंदर विद इन द स्टेट उस तरीके। उसी तरीके से आप ये हम लोग अगर कोई आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें ये देख सकते हैं लिख सकते हैं कि जो अनाउंसमेंट है उसकी सफलता उस पर डिपेंड करेगा कि अनाउंसमेंट किया हुआ उस पर नहीं, जबकि वो उसका एक्सक्यूशन जो है
किस तरीके से हुआ, और वो भी लास्ट माइल तक, यानी अंतिम छोर तक किस तरीके से हुआ। तो ये आप यूज जो है इस तरीके का चीज़ जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डिटेल से हम लोग स्टडी किए इसके बारे में। जो कुछ आपके पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। एनएफ जो है कंटेंट डिस्कस किया गया है, वो मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के हिसाब से भी दो क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग खुद से जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए 7/3 अगर सही में देखिएगा तो गोल यही है कि बिहार जो है स्कीम इम्प्लीमेंटिंग स्टेट से मूव करना है और जॉब क्रिएटिंग स्टेट बनना है। तभी तो इसीलिए फोकस किस पर गया, इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री के कारण ही लगेगा, तभी जो है एम्प्लॉयमेंट हम लोग अधिक से अधिक लोगों को दे पाएंगे। यानी एक ऐसे राज्य के रूप में विकसित करना कि जो दूसरे को रोजगार दे। ठीक है, तभी जाके हम लोग जो है उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है कि अगर बिहार को डेवलप्ड स्टेट में जो है अगर करना है तो 7/3 के जो भी प्रोविजंस है बहुत अच्छे तरीके से जो है सक्सेसफुली तरीके से जो है लागू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 7/3 से जो भी आपको क्वेश्चंस या तो प्री मेंस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाइएगा। साथ ही यह भी बता दें कि यह जो है मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है आप ज़रूर इसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में इससे संबंधित सर्टेन डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे से आपको इसको स्टडी करना है ताकि आप एग्जाम्स में इसका बेहतर यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का सपोर्ट के लिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, प्लस जो है आप अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार का जो है अगर आपको लगता है कमेंट्स है, सुझाव है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम लोग उस सुझाव को आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम लोग उसको एकोमोडेट कर सकें, कवर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक